नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपमा और आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रवाह में। दोस्तों, आज हम हमारे भारत के संवैधानिक इतिहास के बारे में जानेंगे। विधि विज्ञान के इतिहास के अध्ययन से हमें आज के अतीत की जानकारी मिलती है। हम यह जानने में समर्थ हो पाते हैं कि विधिक संस्थानों, व्यवस्थाओं, सिद्धांतों और विचारों का किस प्रकार जन्म और विकास हुआ। भारत में पुरातन न्याय व्यवस्था। भारत के वैधानिक इतिहास का अध्ययन 4 महत्वपूर्ण कालखंडों में किया जा सकता है। पहला, हिंदू कालखंड। दूसरा, मुस्लिम कालखंड। तीसरा, ब्रिटिश कालखंड। और चौथा, स्वतंत्रता के बाद का कालखंड। क्रिश्चियन सन आरंभ होने के पूर्व और बाद के लगभग 1500 वर्षों का कालखंड हिंदू कालखंड कहा जाता है। सन 1100 ईस्वी में किए गए प्रथम मुख्य आक्रमण से मुस्लिम कालखंड आरंभ होता है। 18वीं शताब्दी के मध्यकाल में ब्रिटिश सत्ता के संस्थापन के साथ साथ ब्रिटिश कालखंड आरंभ हुआ, जो लगभग 200 वर्षों तक चलता रहा। 15 अगस्त 1947 की तारीख से जब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया, ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति के साथ साथ आधुनिक काल का शुभारंभ हुआ। हिंदू कालखंड यानी कि प्राचीन भारत की न्याय व्यवस्था। प्राचीन भारत में हिंदू कालखंड के बीच हिंदू समाज और उनके धर्म का धीरे धीरे विकास हुआ और उनको एक निश्चित रूप और आकार भी प्रदान किया। आज के अनेकों विश्वासों और सिद्धांतों की अनंत गहराई में प्राचीन हिंदू विचारधारा ही समाहित है। भारत की प्राचीन न्याय व्यवस्था को ठीक से समझने के लिए हमें महत्वपूर्ण 3 कारणों पर विचार करना होगा, जिसमें सर्वप्रथम प्राचीन भारत के सामाजिक संस्थान, दूसरा उसकी राजनैतिक व्यवस्था और तीसरा उसका धर्म और धार्मिक दर्शन। सर्वप्रथम हम प्राचीन भारत के सामाजिक संस्थान एवं सामाजिक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। सामाजिक व्यवस्था को अवधारित करने के लिए 2 महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करना ज़रूरी है, जो हैं पहली जाति व्यवस्था और दूसरी संयुक्त परिवार की व्यवस्था। प्राचीन भारत में जिस तरह की जाति व्यवस्था विकसित हुई, ऐसी अनोखी, असाधारण और सर्वाधिक अनम्य सामाजिक व्यवस्था थी कि वैसी कोई भी व्यवस्था आज तक विश्व के किसी भी भाग में विकसित नहीं हुई है। जाति का मतलब एक ऐसे सामाजिक समूह से था जिसमें ऐसे व्यक्ति सम्मिलित थे जो केवल उसी समूह में जन्मे होते थे। संपूर्ण समाज 4 मुख्य जातियों में बटा हुआ था। उनके विधिपूर्ण कार्यकलापों से संबंधित नियम समस्त सामाजिक कार्यकलापों पर अविभावी होते थे। ब्राह्मणों को सर्वोच्च जाति का माना जाता था। हिंदुओं के मनीषी, पंडित और विद्वान तथा पुजारी इसी जाति से संबंधित होते थे। क्षत्रिय लोग श्रीमंत और योद्धा होते थे और इसी जाति के लोग विभिन्न राज्यों और साम्राज्यों के शासक हुआ करते थे। वैश्य लोग वणिक और व्यापारी होते थे और शूद्र जाति के लोग कर्मकार और निम्न पंक्ति के। जाति का निर्धारण जन्म से होता था। इस जाति व्यवस्था का आधार और उसका बना रहना बहुत कुछ उपजातियों के व्यापक ताने बाने पर निर्भर करता था।
उपजातीय संबंधों का आधार किसी कार्य का विशेषीकरण और आर्थिक निर्भरता थी। बाद की शताब्दियों में तो यह जातीय अनन्यता एकदम से अपनी चरम अवस्था में पहुंच गई और उसने जातीय पंचायतों का रूप ग्रहण कर लिया। प्रत्येक जाति पंचायत किसी जाति विशेष के संदर्भ में हर गांव में एक सर्वोच्च प्राधिकार जैसा बन गया था। हालांकि यह जाति व्यवस्था परंपरानुगामी थी, परंतु यह प्राचीन भारत की अपेक्षाओं को अच्छी तरह पूरा करती थी। आइए अब समझते हैं संयुक्त परिवार व्यवस्था क्या थी। संयुक्त परिवार व्यवस्था एक महत्वपूर्ण संस्था थी जिसने प्राचीन भारत में हिंदुओं के बीच सामाजिक व्यवस्था के अवधारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हिंदू सामाजिक व्यवस्था में किसी परिवार को उस व्यवस्था की एक इकाई के रूप में देखा जाता था। प्राचीन हिंदू परिवार में माता पिता, संतानें, पौत्र पौत्रियों, चाचा लोग और उनके वंशज समाहित होते थे। इस सामाजिक समूह का अपना एक सामान्य निवास होता था और वे सब मिलजुल कर अपनी परिसंपदा का उपयोग करते थे। परिवार का श्रेष्ठ व्यक्ति उनका मुखिया होता था और परिवार के सदस्यों पर उसका प्राधिकार सर्वोच्च होता था। अनेकों परिवार मिलकर पंथ अथवा संप्रदाय, ग्राम या गांव का निर्माण करते थे, जो एक प्रशासकीय इकाई भी बन गया था। प्राचीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था और संस्थान अलग अलग और जटिल प्रकार की हुआ करती थी। भारत अनेक स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था। कुछ में राजतंत्र थे तो कुछ में जनजातीय गणतंत्र था। प्राचीन हिंदू कालखंड में विभिन्न प्रकार का राजतंत्र विद्यमान था और हिंदू राजनैतिक विचारधारा में धर्म की संकल्पना सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। धर्मशास्त्रों के संदर्भ में, जिसे हिंदू राजनीति विज्ञान भी कहा जा सकता है, धर्म का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति के विशेषाधिकारों, कर्तव्यों और आभारों से है या फिर उसके आचरण के स्तर से है, जो कि आर्य समुदाय का एक सदस्य है या विभिन्न जातियों में से किसी एक का सदस्य है या जीवन के किसी विशेष आयु वर्ग से गुजर रहा है। राजा को भी समाज के प्रति कर्तव्यबद्ध बनाया गया था। छोटे और बड़े अनेकों साम्राज्यों के रहते हुए भी संपूर्ण भारत की एक जैसी विधि व्यवस्था का होना यह इंगित करता है कि निरंकुश राजतंत्रों की संकल्पना को सदैव से ही अस्वीकृत किया गया है। धर्मशास्त्रों द्वारा राजा पर यह संस्कार डाला गया था कि वह अपनी जनता को यानी अपनी प्रजा को विष्णु अर्थात ईश्वर के रूप में देखें और स्नेह और आदर के साथ उसकी सेवा करें। धर्म को व्यक्ति और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के चौतरफा विकास का नीला मुद्रण यानी ब्लूप्रिंट या कहें महायोजना यानी मास्टर प्लान समझा जाता था। इस समय धर्म को मजहब का समानार्थी समझकर उसका अत्यधिक गलत अर्थ निकाला जा रहा है, परंतु वास्तविकता यह है कि इस शब्द का बहुत ही व्यापक अर्थ है। महाभारत में इसके बारे में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि ये जीवों के विकास में सहायक होती है। उस समय राज्य के सप्तांगों जैसे एक अन्य संकल्पना भी प्रचलन में विद्यमान थी, जिसे राज्य के 7 अंग कहते थे। राज्य के वे 7 अंग थे। पहले स्वामी यानी राजा, सोवेरियन। दूसरा अमात्य यानी मंत्री, मिनिस्टर। तीसरा राष्ट्र यानी जनता और चौथा राज्य क्षेत्र यानी पीपल एंड टेरिटरी। पांचवा दंड यानी सज़ा। छठा मित्र
और 7वां सम्मित्र। राजा अपने राज्य का सर्वोच्च प्राधिकारी होता था। उसके कार्यों में न केवल बाहरी आक्रमण के विरुद्ध अपने साम्राज्य की रक्षा करना शामिल था, अपितु आंतरिक दुश्मनों से लोगों के प्राण और उनकी संपत्ति और पारंपरिक रूढ़ियों की भी रक्षा करना था। मौर्यों के शासनकाल में राजा ही शासन व्यवस्था का केंद्र था और उसकी शक्तियाँ बहुत व्यापक थीं। सम्राट अशोक ने इसको पैतृक एक तंत्र के रूप में ग्रहण किया था। बौद्ध धर्म के प्रसार के पूर्व भारत में जिस हिंदू धर्म का प्रचलन था वह साधारण तौर पर वैदिक धर्म के रूप में ज्ञात है, और बौद्ध धर्म के बाद जो हिंदू धर्म प्रचलन में आया वह साधारण तौर पर पौराणिक धर्म के नाम से ज्ञात है। हिंदू धर्म और उसका दर्शन मानव जीवन के 4 मुख्य लक्ष्य निर्धारित करता है। वे लक्ष्य हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें से पहले तीनों का सही संतुलन चौथे की ओर ले जाता है, जिसका मतलब हुआ कि धर्म, अर्थ और काम का सही संपादन मोक्ष प्राप्त कराता है। इन सभी संकल्पनाओं ने भारतीय विचारधारा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए अब चर्चा करते हैं प्राचीन साम्राज्य की न्यायिक व्यवस्था की। प्राचीन न्यायिक व्यवस्था को सही तरह से समझने के लिए हमें उन प्रशासी इकाइयों का संक्षिप्त लेखा जोखा करना होगा। प्राचीन भारत विभिन्न स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था और प्रत्येक राज्य में राजा सर्वोच्च प्राधिकारी होता था। राजा अपने मुख्य पुरोहित यानी मंत्री और सैन्य प्रमुख की मदद से अपने साम्राज्य का शासन चलाता था। प्रत्येक राज्य प्रांतों में बटा हुआ था और प्रांत मंडलों और जनपदों में बटे हुए थे, और इन सब के नाम और क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न होते थे। प्रत्येक प्रांत अथवा जनपद के लिए उनकी हैसियत के अनुसार विभिन्न पदनामों पर राज्यपाल जैसे अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। जनपदों के नगरों का प्रशासन एक अलग राज्यपाल जैसे अधिकारी द्वारा देखा जाता था, जिसे नागरक या पुरपाल कहा जाता था। कौटिल्य के अनुसार प्रत्येक नगर एक नागरक की अधिकारिता के अधीन होता था। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के अंत में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के अधीन पाटलिपुत्र एक अत्यधिक विकासोन्मुख नगर था। नगर 30 अधिकारियों की एक परिषद की देखरेख में रखा गया था और उस परिषद ने प्रत्येक 5 सदस्यों की 6 समितियां बना रखी थी। प्रत्येक समिति नगरीय प्रशासन के विभिन्न कार्यकलापों को देखती थी। नगरों के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में गांव भी अनगिनत थे। वास्तव में गांव ही सरकार की इकाई थे। गांव की संख्या के अनुसार ही जिलों को वर्गीकृत किया गया था। प्रत्येक गांव में गांव का एक मुखिया और ग्राम परिषद अथवा ग्राम पंचायत होती थी। वे गांव के प्रशासन को नियंत्रण में रखने के लिए जिला प्राधिकारियों की मदद करते थे। गांव में वह राजा के प्रशासन का प्रतिनिधित्व करते थे। गांव में वह राजा के प्रशासन का प्रतिनिधित्व करता था। मुखिया गांव का और गांव के लोगों का लुटेरों, राजा के दुश्मनों और राजा के अधिकारियों के अत्याचारों से रक्षा करता था। प्राचीन भारत की सरकारी व्यवस्था में राजधर्म को बहुत व्यापक महत्व दिया गया था और यह उद्घोषित किया गया था कि उसका अनुपालन स्वयं राजा की वैयक्तिक जिम्मेदारी है। राजा के अनेक कर्तव्य थे। यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि इन कर्तव्यों में से बहुत से कर्तव्य उनके कर्तव्य के समान ही हैं जो कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में विहित किए गए हैं। आइए अब बात करते हैं न्याय प्रशासन की। प्राचीन भारत में राजा को न्याय का प्रधान स्रोत समझा जाता था। उसका मुख्य कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना था।
राजा का न्यायालय अपील के का सर्वोच्च न्यायालय होता था। साथ ही वह राज्य के महत्वपूर्ण मामलों के संदर्भ में मूल या प्रारंभिक न्यायालय भी होता था। राजा के न्यायालय में राजा को विद्वान ब्राह्मणों, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, मंत्रीगण, बड़े बूढ़े और व्यापारी समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा परामर्श दिया जाता था। राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश या न्यायालय होता था। इस न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उसकी सहायता के लिए न्यायाधीशों की परिषद होती थी। गाँव में ग्रामवासियों को न्याय प्रदान करने के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों की एक मंडली होती थी, जिसे स्थानीय ग्राम परिषद या कुलानी कहा जाता था, और जो आधुनिक पंचायतों की तरह ही होती थी। इसका संबंध धर्मादा निधियों, सिंचाई, कृषि योग्य भूमि, अपराध के दंड आदि से संबंधित समस्त विषयों से था। ग्राम परिषदों में सिविल और फौजदारी के मामूली प्रकरण देखे जाते थे। विभिन्न श्रेणियों के सदस्यों अथवा व्यापारियों या कारीगरों के संगमों के बीच या विवादों से संव्यवहार करने के लिए विभिन्न निगमों या व्यापारिक संघों का अपने सदस्यों पर प्रभावी अधिकारिता के प्रयोग के लिए प्राधिकृत किया गया था। इन अधिकरणों को, जिनमें एक अध्यक्ष, 3 अथवा 5 सह न्याय निर्णायक सम्मिलित होते थे, दूसरे न्यायालयों की भांति उनको सिविल मामलों को विनिश्चित करने की अनुमति प्राप्त थी। प्राचीन भारत में न्याय प्रशासन का एक आधारभूत नियम यह था कि किसी एक न्यायाधीश द्वारा न्याय को प्रशासी नहीं किया जाएगा। 2 या 2 से अधिक न्यायाधीशों की पीठ ही सदैव न्याय को प्रशासित करती थी। पुरातन शास्त्र वाक्य बार बार इस बात को दोहराता है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा कभी भी कोई विनिश्चय नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें वकीलों की संस्था के संबंध में, तो स्मृतियों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि प्राचीन हिंदू न्याय व्यवस्था में वकीलों की किसी अलग संस्था का कोई अस्तित्व था। तो आइए अब बढ़ते हैं न्यायिक प्रक्रिया की ओर। प्राचीन भारत की न्यायिक प्रक्रिया बहुत विस्तृत थी। किसी मुकदमे या विचारण के, जिसको व्यवहार कहा जाता था, उसके 4 भाग होते थे। पहला वाद पत्र यानी पूर्व पक्ष, दूसरा जवाब यानी उत्तर, और तीसरा न्यायालय द्वारा विवाद का अन्वेषण और विचारण यानी क्रिया, और चौथा निर्णय अथवा विनिश्चय। न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत करने का तात्पर्य यह होता था कि वादी ने अपने को न्यायालय की अधिकारिता के सुपुर्द कर दिया है। उसके बाद न्यायालय प्रतिवादी को यह आदेश जारी करने का हकदार हो जाता था कि वह वाद पत्र में किए गए अभिकथनों के आधार पर अपना उत्तर प्रस्तुत करे। यदि प्रतिवादी वाद पत्र में अपने विरुद्ध किए गए अभिकथनों को स्वीकार कर लेता था, तो न्यायालय को उस मामले को विनिश्चित करना पड़ता था। परंतु जहां प्रतिवादी ने न्यायालय के समक्ष मामले का प्रतिवाद किया हो, वहां न्यायालय का यह कर्तव्य हो जाता था कि वह दोनों पक्षकारों को अपने मामलों को साबित करने के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करे। विचारण के समाप्त हो जाने के बाद न्यायालय के द्वारा अंतिम निर्णय दिया जाता था। दोनों ही पक्षकारों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे साक्ष्य प्रस्तुत करके अपने मामले को साबित करें। साक्ष्य का आधार दस्तावेज, साक्षीगण और अपराधारोपक वस्तुएं होती थीं। इनमें से कोई 1 या 3 प्रस्तुत की जा सकती थी। दांडिक मामलों में कभी कभी परिस्थितिजन्य साक्ष्य अपराधी को दंडित अथवा दोष मुक्त कर देते थे। झूठे गवाहों को न्यायालय के द्वारा कठोर जुर्माने से दंडित किया जाता था। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अपराध और दंड के संबंध में। प्राचीन हिंदू कालखंड में दंड को पाप निष्कृति, परिशुद्धि
या प्रायश्चित का एक तरीका माना जाता था, जो कि मनुष्यों की अपवित्रता को समाप्त करने का कार्य करता था। इसके द्वारा उनके शील और चरित्र का भी सुधार किया जाता था। दंड के 4 मुख्य प्रयोजन होते थे। पहला, अपराध से पीड़ित व्यक्ति की भावना को संतुष्ट करना। दूसरा, प्रतिशोध अथवा बदले की भावना को तृप्त करना। तीसरा, भयोपरक और निवारण। चौथा, दोषकर्ता का सुधार या परित्राण। भारत में प्राचीन दंड विधि के अधीन व्यक्तियों के कतिपय वर्गों को दंड से उन्मुक्त कर दिया गया था। याज्ञवल्क्य स्मृति पृष्ठ संख्या 243। मिताक्षरा में अंगीरा को उद्धृत करते हुए यह कहा गया है कि 80 वर्ष से अधिक आयु के किसी वृद्ध, 16 वर्ष से कम आयु के किसी बालक, स्त्री और ऐसे व्यक्तियों जो रोगों से पीड़ित हों, उन्हें अर्ध प्रायश्चित दिया जाना चाहिए। 5 वर्ष से कम आयु का कोई बालक किसी भी कार्य द्वारा ना तो कोई अपराध करता है और ना ही कोई पाप, इसलिए उसे ना तो कोई दंड दिया जाना चाहिए और ना ही कोई प्रायश्चित करने को कहा जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो थी भारतीय प्राचीन कालखंड की न्यायिक विशेषताएं। अब अगले भाग में हम बात करेंगे मुस्लिम कालखंड की न्याय व्यवस्था पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इस वीडियो से जुड़े अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ आपसे अगले भाग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।